एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना जिसने पूरी दुनिया में तनाव पैदा कर दिया है, वो है ईरानी युद्धपोत देना का डूबना। तो चलिए आज इस घटना के हर पहलू को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। 4 मार्च को अमेरिका ने ये ऐलान किया कि उसकी एक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत पर हमला किया और उसे डुबो दिया। जाहिर है, इस खबर के आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल गर्मा गया। तो ये घटना घटी कैसे? ये सब हुआ बुधवार 4 मार्च को सुबह सुबह लगभग 5 बजे दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर के पास। यहीं पर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत देना पर हमला कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये हमला किया कैसे गया। इसके लिए हमें उस हथियार को समझना होगा जो इस्तेमाल हुआ, मार्क 48 टॉर्पीडो। तो आखिर ये है क्या चीज़? अमेरिका ने बताया कि उन्होंने हमले के लिए मार्क 48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया। अब ये टॉर्पीडो क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो ये पानी के अंदर चलने वाली एक मिसाइल है जिसे खास तौर पर दुश्मन की पनडुब्बियां या फिर पानी की सतह पर मौजूद जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मॉडर्न मार्क 48 टॉर्पीडो का वज़न करीब 1700 किलोग्राम होता है। मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली और विनाशकारी हथियार है। और सुनिए, ये कोई नया हथियार नहीं है। मार्क 48 पिछले 3 दशकों यानी 30 सालों से भी ज्यादा समय से अमेरिकी नौसेना का एक मुख्य हथियार रहा है। उनकी सभी पनडुब्बियों पर यह तैनात रहता है और यही वो हथियार था जिसका इस्तेमाल देना को डुबोने के लिए किया गया। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि हमला किस हथियार से हुआ, लेकिन अब एक बहुत ही पेचीदा सवाल सामने आता है। क्या ये हमला कानूनी था? चलिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के कुछ पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका को श्रीलंकाई समुद्री सीमा के पास एक ईरानी युद्धपोत पर हमला करने का कोई कानूनी अधिकार था? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसकी कई परतें हैं। श्रीलंकाई सरकार के मुताबिक ये हमला उनके तट से करीब 19 नॉटिकल मील यानी लगभग 35 किलोमीटर दूर हुआ और यही दूरी इस पूरी कानूनी बहस का सेंटर पॉइंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून में 2 तरह के समुद्री क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्रादेशिक जल, जो तट से 12 नॉटिकल मील तक होता है, जहां देश के सारे कानून लागू होते हैं। और दूसरा है विशेष आर्थिक क्षेत्र या EEZ, जो 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। यहाँ देश को सिर्फ व्यावसायिक अधिकार मिलते हैं। ये हमला श्रीलंका के इसी EEZ में हुआ था, उसके प्रादेशिक जल में नहीं। समुद्री कानून के विशेषज्ञ राहुल नारीचनिया के अनुसार, क्योंकि ये घटना श्रीलंका के EEZ में हुई, अगर इससे श्रीलंका के व्यावसायिक हितों को, जैसे मछली पकड़ने या तेल निकालने के अधिकारों को, कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो श्रीलंका को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का पूरा हक है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई का मानना है कि युद्ध के नियमों के तहत अगर 2 देशों में संघर्ष चल रहा है तो खुले समुद्र में दुश्मन देश का युद्धपोत एक वैध सैन्य टारगेट माना जाता है। ये तर्क इस मामले की कानूनी उलझन को और भी गहरा कर देता है। अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये हमला कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसे एक बड़े और पहले से चल रहे संघर्ष के हिस्से के तौर पर देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक कड़ी थी। हमले से सिर्फ 2 दिन पहले की बात है। अमेरिकी वायुसेना के जनरल डैन केन ने साफ साफ कहा था कि अमेरिका के सैन्य अभियान पूरी दुनिया में जारी रहेंगे। तो ये बयान अमेरिका की आक्रामक नीति को सीधे सीधे दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस घटना पर बड़े देशों का क्या कहना है। अमेरिका, वो तो फरवरी से ही इस इलाके में अपनी फौज बढ़ा रहा था। वहीं ईरान का कहना है कि उनका जहाज तो भारतीय नौसेना के बुलावे पर वहां था और उसे बिना किसी चेतावनी के डुबो दिया गया। भारत ने इस मामले में एक न्यूट्रल स्टैंड लिया और बातचीत का समर्थन किया, जबकि श्रीलंका बचाव कार्यों में मानवीय मदद दे रहा है। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे क्या होगा, इसके फौरन बाद क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं और भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। भू राजनीति से हटकर इसकी मानवीय कीमत को नहीं भूलना चाहिए। इस हमले में सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा, कई जानें भी गईं। जहाज पर करीब 130 क्रू मेंबर थे, जिनमें से अब तक सिर्फ 32 को बचाया जा सका है। 84 शव मिल चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। घटना के फौरन बाद ईरान ने बहुत सख्त प्रतिक्रिया दी और चेतावनी दी कि अमेरिका को इसके अंजाम भुगतने होंगे।
जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये हमला 28 फरवरी से चल रहे हमलों और जवाबी हमलों की एक सीरीज का ही हिस्सा था। और इस बीच भारत और श्रीलंका लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात यह है कि देना का डूबना इस कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक पहले से चल रहे संघर्ष में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ है, जिसने तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। और यही बात हमें इस विश्लेषण के आखिरी सवाल पर लाती है, जब तनाव इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है तो इस संघर्ष का भविष्य क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में न सिर्फ इन दो देशों बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा।